अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, ख़बर से ख़बर में खुश आमदेद। मैं इफ्तिखार शराजी। नाज़रीन, गुज़श्ता 50-55 बरस से स्क्रिप्ट एक ही, गोया कि कुछ सियासी जमातें या सियासी उज़मा इस मुल्क के लिए, इस मुल्क की सलामती के लिए ख़तरा बन चुके हैं। उनके कुछ हिमायत याफ्ता अफराद बैरून मुल्क बैठ के गैर मुल्की ताकतों के आलाकार बन चुके हैं। और इस दौरान हमने देखा है कि अगरचे सियासतदानों को तो सज़ाएँ मिली हैं, लेकिन किसी 3 स्टार जनरल को सियासी सरगर्मी में मुलव्वस होने पर सज़ा नहीं मिली। लेकिन पहली बार साबिक DGI जनरल फैज़ हमीद को इस बुनियाद पर 14 साल की सज़ा सुनाई गई है कि वो दीगर जराइम के साथ साथ सियासी सरगर्मियों में भी मुलव्वस पाए गए हैं। तो नाज़रीन, आज हम कुछ सवाल उठाएंगे कि एक तो ये कि क्या जनरल फैज़ हमीद इस जुर्म में अकेले थे या कुछ और भी शरीक मुल्ज़मान हैं, और क्या उन्हें भी सज़ा मिल पाएगी, और क्या ये फ़ौज के अंदर एहतसाब का एक नया निज़ाम है जो शुरू हो चुका है, या ये शुरू होते ही यहीं पे ख़त्म हो जाएगा। और साथ में ये कि इससे पहले भी कुछ इस तरह के मुजरिम थे जिनकी अदालतों ने निशानदेही की। मेरी मुराद है असर खान केस में, जिसमें कहा गया कि उस वक्त के आर्मी चीफ DGI ने उस वक्त की मकबूल जमात का मैंडेट चुराने के लिए एक सियासी इत्तेहाद बनाया और सियासतदानों के अंदर रकूम तकसीम की। वो सारे किरदार आज भी मौजूद हैं कि क्या उनको भी सज़ा मिल पाएगी कि नहीं, और मोर इम्पॉर्टेंटली इस सारे खेल में तहरीक इंसाफ का आगे मुस्तकबिल क्या होगा। तो हम एक गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं और मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल साहब। सर, बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। सर, मेरा सवाल बरह रास्त आपसे यही, क्योंकि आप तहरीक इंसाफ की हुकूमत के एक अहम रुकन के तौर पर फिर इमरान खान के रफ़का में भी बड़े किचन कैबिनेट में तस्वर होते थे। तो मुझे ये बताएं सर, पहला जो उन पर इल्ज़ाम यह है कि वो तो इमरान खान की हुकूमत को इक़्तिदार में लेके आए थे, तो 18 में वाकई जनरल फैज़ हमीद के बलबूते पे सर आप इक़्तिदार में आए थे? देखिए, बात यह है कि जाहिर है कि जब हम इक़्तिदार में आए थे तो अवाम की ताकत पे वोट के साथ आए थे, लेकिन हमारे हुकूमत बनाने में हमें ये सपोर्ट रही इस्टेब्लिशमेंट की, उस वक्त की इस्टेब्लिशमेंट की, जिसमें जनरल फैज़ हमीद और बाजवा साहब भी थे। अगर वो सपोर्ट ना होती तो हुकूमत बनाना या हुकूमत बनाकर चलाना बहुत मुश्किल होता अगर वो हमारे साथ ना होते। तो इसमें तो कोई दो राय या दो शक नहीं है कि हमारी हुकूमत बनाने में और हुकूमत चलाने में दोनों में इनका किरदार रहा। तो आपके ख्याल में अगर कुछ नंबर्स पूरे नहीं थे तो वो उस वक्त के DGI ने और उस वक्त के जो आर्मी चीफ थे उन्होंने मिलकर पूरे किए? देखिए, सियासत में, सियासतदानों में जो भी लोग होते हैं वो ज़्यादातर इस्टेब्लिशमेंट की तरफ ही देख रहे होते हैं फैसला करने से पहले कि हम इस्टेब्लिशमेंट का क्या मूड है और हमें किधर जाना है। मुझे याद है इसी तरह कि जब हमारे ऊपर नो कॉन्फिडेंस का वक्त था और मैं MQM की डेलीगेशन से बात करने गया, तो वहां पर वो एक ही बात करते रहे कि हमें बस एक फ़ोन आ जाए तो हम फैसला कर लेंगे कि हमें क्या करना है। तो किसका फ़ोन आना था? खाला का तो आना नहीं था। तो इस तरह से ये सारी चीज़ें होती रहीं। और जब हमारी हुकूमत बन रही थी तो उस वक्त भी जो लोग आज़ाद उम्मीदवार थे या जो लोग छोटी जमातें थीं, उनको ज़ाहिर है कि किसी न किसी तरफ से ये कहा गया होगा कि वो तहरीक इंसाफ के साथ ज्वाइन करें और उसको आगे चलाने में साझेदार कोशिश करें। हालांकि हम उस वक्त भी सबसे बड़ी जमात बनकर आए थे, लेकिन हमारे पास नंबर्स पूरे नहीं थे हुकूमत कायम करने के लिए। अगर हमें मदद ना मिलती तो शायद हुकूमत बनती नहीं, और बन भी जाती अगर हम बना भी लेते तो इतना चलाना मुश्किल था। जी, इमरान इस्माइल साहब, सर अगला सवाल मेरा ये है कि जनरल फैज़ हमीद तहरीक इंसाफ की हुकूमत बनाने में, चलाने में जो सहूलतकारी कर रहे थे, ये वो इंडिविजुअल हैसियत में कर रहे थे या आपके ख्याल में इदारा भी उनके पीछे था? उस वक्त के आर्मी चीफ को मालूम था कि वो सियासी सरगर्मी में मुलव्वस हैं और क्या कुछ कर रहे हैं? नहीं कह सकता, लेकिन मेरा ख्याल है कि इंडिविजुअल हैसियत में तो नहीं कर रहे थे, क्योंकि जनरल बाजवा के वो डायरेक्ट अंडर थे और बाजवा साहब की भी बड़ी अच्छी अंडरस्टैंडिंग थी इमरान खान साहब से। तो ऐसा नहीं हो सकता कि वो उनको पता ना हो या उस तरह ना चल रहा हो मामला। तो मैं वसूख से नहीं कह सकता कि वो किस हैसियत में कर रहे थे। बहरहाल जो मुझे पता था वो मैंने आपको बताया। और इनफैक्ट सर, जो उसके बाद फिर 9 मई के बाद 9 मई से मुतल्लिक़ कहा जाता है कि उसके भी मास्टरमाइंड जो हैं वो जनरल फैज़ हैं। तो आप उस वक्त तो तहरीक इंसाफ का हिस्सा थे,
आपको लगता है कि कुछ क़यादत को मखसूस हिदायत उनकी जानिब से आ रही थी कि 9 मई को करना क्या है? नहीं, मैं नहीं कह सकूँगा क्योंकि मैं उस वक़्त इतने क्लोज़ सर्कल में था नहीं जहाँ पे ये सारी अगर कोई बात हुई भी तो मैं उसमें नहीं था। मैं 9 मई को कराची में था, मुझे कोई कतई इल्म नहीं था कि ये क्या हुआ है। 5 बजे की फ्लाइट लेके मैं इस्लामाबाद के लिए निकला हूँ, तो 5 बजे से लेके आप समझिए 7 बजे तक तो मेरा मोबाइल बंद था। जब हमने लैंड किया इस्लामाबाद, मैं, शाह सही। महमूद कुरैशी हम साथ ही थे। जब मैंने लैंड किया इस्लामाबाद तो हमें पता लगा कि मोबाइल सर्विस बंद हो गई है और गाड़ियाँ हमें पिक करने नहीं आ सकी, एयरपोर्ट भी बंद था। अब जब हम घर पहुँचे हैं, तो हमें एहसास हुआ कि यहाँ जी। हुआ क्या है। सो मैं बिल्कुल इस मामले का प्रिवी नहीं हूँ कि कौन मास्टरमाइंड था, कौन नहीं था, किधर प्लानिंग हुई भी थी कि नहीं हुई थी, ये सब मुझे बिल्कुल इल्म नहीं है। और लास्टली सर ये भी जानना चाह रहे हैं कि उसके बाद फिर जो तहरीक इंसाफ का शिराजा बिखरा है, तो उस वक्त के DGI साहब पे, फैज़ हमीद साहब पे तो ये था कि सियासी सरगर्मी में मुलव्वस थे, बट 9 मई के बाद जो लोगों ने किनारा कशी इख्तियार की, उनमें से आप भी शामिल है सर, तो ये पर्सनल विल पे थी या कहीं से कोई दबाव आया था, कहीं से लोगों ने आपको प्रेशराइज नहीं, किया कि भाई आप इस जमात से अलग हो जाए? नंबर 1 बात मैं आपको ये बताऊँ कि हमने जो जिस तहरीक इंसाफ का ख्वाब देखा था ना, वो ख्वाब आज भी हमारे दिल में ज़िंदा है। वो है एक नए पाकिस्तान का, एक प्रॉस्परस पाकिस्तान का, एक ऐसे पाकिस्तान का जहाँ लोग नौकरियाँ ढूँढने आएँगे, गरीब हरे पासपोर्ट की इज़्ज़त होगी, एक खूबसूरत पाकिस्तान का। उसी ख्वाब को लेकर हम चले थे। ये एस्टेब्लिशमेंट से लड़ाई झगड़ा, अपने फ़ौज से झगड़ना तो हमारा कभी ख्वाब था ही नहीं। तो हमने तो कभी भी, यानी इस चीज़ को तो हम वैसे ही नापसंद करते हैं, करते थे और करते रहेंगे कि हम अपनी फ़ौज से नहीं लड़ सकते। कोई सियासी जमात अपनी फ़ौज से ना लड़ सकती है, ना लड़ना चाहिए उसे। सो ये तो मेरा अपना नज़रिया ठीक। ये था और दैट हेल्प्ड मी कि मैं क्योंकि इस नज़रिए पे नहीं हूँ कि हमें एस्टेब्लिशमेंट से लड़ना है, तो मैं उसको मुझे आसानी हुई उसको छोड़ने की। हालाँकि मेरे लिए बड़ा मुश्किल काम ये ऐसा था, तहरीक इंसाफ मेरी औलाद की तरह है। मैंने इमरान खान साहब के बाद सबसे ज़्यादा सीनियर आदमी मैं तहरीक इंसाफ में था। जो बानियान थे तहरीक इंसाफ के, उसमें से मैं भी शामिल हूँ। तो मेरा और इमरान खान के सही। अलावा और कोई बानी रुकन है नहीं अब तहरीक इंसाफ में। सो उसको छोड़ना मेरे लिए बड़ा सही। मुश्किल काम था, बहुत मुश्किल फ़ैसला था। लेकिन उस फ़ैसले में आसानी इस तरह हुई कि प्रेशर तो जो थे वो थे ही, ज़ाहिर है कि हम जेल गए, हम सख्तियाँ झेली, सारा कुछ किया, लेकिन दिल से हम वैसे ही अवज़ार थे कि ये काम हमसे नहीं हो पाएगा। सही। बहुत शुक्रिया इमरान इस्माइल साहब। एक छोटी सी ब्रेक नाज़रीन लेते हैं, उसके बाद कुछ और मेहमानों के साथ गुफ्तगू के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे। अब प्रोग्राम में एक बार फिर खुशामदीद। हमारे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से सेनेटर हिमायत मोहम्मद साहब, उनके साथ मौजूद हैं शमाला राना साहबा, आपका ताल्लुक़ पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से, और तैमूर तालपुर साहब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा, उन्होंने भी हमें ज्वाइन किया है। सेनेटर साहब, पहला सवाल आपसे एक तो ये है कि जनरल फैज़ हमीद की सज़ा पे तहरीक इंसाफ बड़ा मोहतात रद्द-ए-अमल दे रही है, गोया कि फ़ौज का अंदरूनी मामला है। बट अगर हम देखें तो फैसल वाडा साहब फरमा रहे हैं कि जी उसके बाद अब बानी PTI और बाकी लोग भी रगड़े में आएंगे, जस्टिस सत्तर मिनल्ला साहब तक का नाम लिया जा रहा है। फिर मुल्क के वज़ीर दिफ़ा फरमा रहे हैं कि जी तो 9 मई के मनसूबा साज थे, इन्होंने मिल के गोया कि फील्ड मार्शल की तैनाती को रोकने के लिए सारा खेल रचाया। तो सर ये तो मामलात अब आप ही की तरफ बढ़ रहे हैं, बट आपका रद्द-ए-अमल बड़ा मोहतात है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, या का नाबुदु या का नस्तईन। देखिए, मुझे अभी नहीं पता अभी क्या करना चाहते हैं, क्या नहीं करना चाहते हैं। सिंपल सी बात है, एक हाज़िर सर्विस DGI SI जो रह चुके थे और हाज़िर सर्विस थे, तो उनके खिलाफ कोई केसेस आए। एक टॉप सिटी में कुछ, बाकी में ख्याल में हामिद मीर साहब के एक प्रोग्राम में देखा तो उन्होंने 4-5 और लोगों के नाम दिए थे। किसी सेनेटर, ख्याल में कोई सिटिंग सेनेटर, उनके भाई या कोई और है, वो MNA भी हैं, जी। उनसे भी कोई पैसे वगैरह है। तो ये सारी चीज़ें कुछ सुनने में आ रही थी। फिर रही बात कि इन लोगों ने, कहते हैं कि इन लोगों ने PTI का वो किया है, तो वहाँ पे तो ख्वाजा आसिफ साहब कहते हैं कि 2019 में अप्रैल 2019 में ख्वाजा आसिफ साहब का कहना था कि ये फैज़ साहब जो थे, जनरल फैज़ साहब जो थे, अलॉन्ग विद जनरल बाजवा साहब, उन्हीं के पास आए थे, इनके PMLN वालों के पास, और उनको कहा था कि जी हम इमरान खान को हटाना चाहते हैं और आपको लेकर आना चाहते हैं। पहले आपको पंजाब देंगे, फिर ये देंगे। मौलाना फजलुर रहमान साहब ने भी कहा है कि सारे बैठे हुए थे, उनका अपना कहना है। वो अब मुझे नहीं पता किसका प्रोग्राम था, लेकिन वो इसी तरह कह रहे थे कि
हाँ, नदीम जी मलिक साहब का प्रोग्राम था कि वो ये कह रहे थे कि जी सर। इसी तरह ये फैज़ साहब और ये थे, और फिर मेरे ख़्याल में यही फैसल लावटा साहब थे ना जो कह रहे थे कि जनरल फैज़ के साथ मिलके उन्होंने पता नहीं घर में कहीं से खून निकाला था और उसके बेसिस पे कोई प्लेटलेट्स वाला केस बनाया था। फिर मेरे ख़्याल में जनरल फैज़ साहब भी थे जिन्होंने मियाँ नवाज़ शरीफ साहब को बाहर निकलवाया था, लंदन भिजवा दिया था। मेरे ख़्याल में ये सारे वही लोग थे जो उसके अंदर थे। तो बिल्कुल आप ज़रूर करें, हमारा उससे ना ताल्लुक था, ना है, ना कोई है। इतना सिर्फ था कि एज़ प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान इमरान खान का प्रेरोगेटिव था कि वो किसको लगाना चाहते हैं, किसको नहीं लगाना चाहते, जिसकी बेसिस पे उस वक़्त के सही। चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जो थे, वो शायद खुश नहीं थे उस डिसीज़न से, तो उन्होंने वहाँ पे वो किया और वहाँ से मेरे ख़्याल में दे फॉल अपार्ट, दे थॉट कि ये इमरान खान भी बाकियों की तरह बच कर जाएँगे और कहेंगे कि भई जो आप करना है कर लो। व इमरान खान प्रॉब्ली शायद वैसे नहीं थे जैसे सर वो लोग समझना चाहते थे। तो बस पॉइंट यही सारी चीज़ें, वरना पॉइंट अगर टेकन अगर सर। अगर जो मैं हाँ, जो मैंने लोगों की बातें सुनी उनमें तो ज़्यादातर फ़ायदे तो मियाँ नवाज़ शरीफ साहब को ही मिले हैं, बाकी तो किसी को नहीं मिले। ओह मैं बताना चाहूँगा शमाला राना साहब हमारे साथ हैं। एक तो ये शमाला साहबा क्या इस जुर्म में जनरल फैज़ हमीद अकेले शरीक थे? और जिस तरह इमाम मोहम्मद साहब कह रहे हैं कि जी बाद में तो आप भी बंद कमरों में मिलते रहे हैं, आपके साथ भी कुछ डील्स होती रही हैं, तो फिर आप जनरल फैज़ को क्यों सिंगल आउट कर रहे हैं? बल्कि आपके तो जो पार्टी के सदर हैं मियाँ नवाज शरीफ साहब, वो तो कमर जावेद बाजवा साहब उस वक्त के जो आर्मी चीफ है उनका नाम भी ले रहे हैं। और मैं तो ख्वाजा आसिफ साहब की आपकी स्टेटमेंट सुन के हैरान हो रहा हूँ कि उन्हें पूरी स्कीम का पता था कि 9 मई क्यों किया गया, जनरल फैज़ के तहरीक इंसाफ के साथ प्लानिंग में क्या क्या रोल था। तो 2.5 साल से तो एक मास्टरमाइंड बकौल उनके जो इमरान खान साहब को कहते हैं वो पड़े हैं। ये स्कीम उनको पता थी तो वो अपने ना लब पे लेके आए, ना इसको लेके को मुकदमा दायर किया। तो ये केस की क्या वजह है कि अब सज़ा हुई तो उसके बाद सारे खुल के बोल रहे हैं? और मोर इम्पॉर्टेंटली आप अपने कायद की इस ख्वाहिश को पूरा करेंगे कि जी कमर जावेद बाजवा साहब को भी कटहरे में लाया जाए, उनका भी एहतसाब होना चाहिए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया। कराची साहब, आपने अभी हमारे मोहतरम पीटीआई के सेनेटर साहब हैं, आपने उनकी बड़ी मोहतात गुफ्तगू सुनी। उन्होंने बड़े मोहतात अंदाज में जो है इसके ऊपर बात की। मगर बात ये है कि ये जो फैसला आया है, पहले तो मैं इसके ऊपर बात करना चाहूँगी कि जो रूल ऑफ लॉ सेट हुआ है आपके हमारे मुल्क में, कि कोई भी जो जी है वो कानून के कुटहरे से बच नहीं पाएगा, कानून की गिरफ्त से बच नहीं पाएगा। जो बंदा रॉन्ग डूअर होगा, जो करप्ट प्रैक्टिस में मुब्तला होगा, मुलव्विस होगा और जो मिसयूज़ ऑफ अथॉरिटी को करेगा, बियॉन्ड द लिमिट जाके किसी को फ़ायदा देने का, जिससे इदारे को, मुल्क को, रियासत को नुकसान होगा, ही हैज़ टू पे। पहली बात ये है कि जो ये फैसला आया है, इसने एक तस्करी जो एक माइंडसेट है, वो बताया है कि हमारे अगर कोई भी करप्शन के लिए और मिसयूज़ ऑफ अथॉरिटी के लिए और रियासत के खिलाफ खड़े होने के लिए हमारे पास ज़ीरो टॉलरेंस है। तो इसका मतलब है कि एक इतने बड़े अदारे ने ये जो फैसला आया है, और फिर ये पहले तो हमारी जमात में ट्रेंड सेट था कि हम भी अपने लोगों का एहतसाब करते हैं और एहतसाब का और मेरिट की शफाफियत का नारा लगाकर हम लोग इक़्तिदार में आए हैं और हमने अल्हम्दुलिल्लाह इसको साबित भी किया है, ये सिर्फ़ नारा नहीं है। दूसरी बात ये है कि जो ये सही। आपने इतनी सारी वो सवालात मेरे इकट्ठे ही कर दिए, उसमें जो मुझे समझ आई है वो ये है कि जनरल फैज़ का जो ये जो सज़ा और जज़ा है, देखिए इसके ऊपर मरियम नवाज़ शरीफ साहिबा जिस वक़्त जमहूरियत की जंग लड़ रही थी, उन्होंने अपने जलसों में भी बारहा बार ये कहा था कि ये एक गठजोड़ है, ये नेक्सस है जो कि एक अ, इस हद तक बढ़ चुका है कि वो पाकिस्तान की जमहूरियत को डिरेल कर चुका, पाकिस्तान के सिस्टम को डिरेल कर चुका, पाकिस्तान की मईशत को डिरेल कर चुका। अब मामला ये आ गया कि इनका जो नेक्सस है, अभी सिर्फ एक शख्स को जो कानून की गिरफ्त में आए हैं। अभी तो एहतसाब बाकी है। पॉइंट टेक करना चाहूँगा। तैमूर बैठे बड़ी देर से। तैमूर साहब इनफैक्ट वाकई एक तो क्या हम समझें कि एक नई प्रेसिडेंट सेट की है मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट ने, 3 स्टार जनरल को, DGSI को पाकिस्तान में इसकी नज़ीर नहीं मिलती।
और फिर पीपल्स पार्टी से बेहतर कौन चाहती है, क्योंकि आपने तो माजी में इस जबर को भुगता है। तो ये जो किसी जमात के ख़िलाफ़ जब विक्टिमाइजेशन होती है, ये कोई भी एक इदारे का सरबराह अकेले में करता है या इसमें पूरा का पूरा इंस्टीट्यूशन और उसकी हाई कमान शामिल होती है? और जो मुतालबा मियाँ नवाज शरीफ साहब कर रहे हैं कि उस वक्त के आर्मी चीफ़ को भी आपको ट्रायल करना पड़ेगा, तो आपको लगता है कि जायज़ है? और इससे जुड़ा एक और सवाल सर, फैसल वाडा साहब क्योंकि आपके वोटों से सेनेटर बने हैं, तो सर इनको फ्यूचर का रोड मैप कौन देता है, कौन बताता है कि इसके बाद अगली एपिसोड क्या होने जा रही है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत बहुत शुक्रिया। मैं समझता हूँ कि ये जो सज़ा आई है एक जनरल को, ये पाकिस्तान की आवाम के लिए बहुत खुश आइन बात है। पाकिस्तान की आवाम के साथ साथ हर वो जमात, हर वो सियासी जमात, डेमोक्रेटिक जमात, चाहे वो पीपल्स पार्टी हो, वो नून लीग हो, उनके लिए भी एक बहुत खुश आइन बात है। क्योंकि एक प्रेसिडेंट बना हुआ था पुराना कि फ़ौज जो है वो अनटचेबल है, फ़ौज में जो है कोई जजमेंट्स नहीं आती हैं, वो अपनी मर्ज़ी के मालिक हैं। तो मैं समझता हूँ कि हाफिज़ साहब ने जो है बहुत एक अच्छा प्रेसिडेंट सेट किया है कि सब आवाम के लिए, आवाम के सामने और कानून के कटहरे में बराबर हैं। जिन लोगों ने नुकसान खाया है, हमारी सियासी जमात ने, सियासी कारकुनों ने जो नुकसान खाया है जनरल फैज़ से, वो भी आपके सामने है। और अच्छी बात यह है कि अमूमन ये बातें निकलती हैं सदियों के बाद, तो अल्लाह का शुक्र जो सज़ा जज़ा हुई वो बहुत एक अच्छे टाइम पीरियड पे हुई। और एक जो डिमांड बात यह है कि बाजवा साहब के साथ ये करो वो करो, मेरे ख़्याल से ये डिमांड मेरी समझ से बाहर है। क्योंकि जनरल फैज़ के साथ भी जो हुआ है तो वो किसी की डिमांड पे नहीं हुआ, वो किसी की फरमाइश पे नहीं हुआ। वो इनका एक अपना फ़ौज का तरीक़ेकार होता है, अपने कोर्ट्स होते हैं, उन्होंने अपने तरीक़ेकार से कहा और जो सही था वो किया। और मैं समझता हूँ अगर और भी किसी चीज़ की ज़रूरत होगी तो जिन्होंने यहाँ तक ये बात पहुँचाई है तो इससे आगे भी पहुँचा सकते हैं। और फ्यूचर के लिए भी मैं समझता हूँ। जी तैमूर साहब, वो इनफैक्ट तैमूर साहब अभी इमरान इस्माइल साहब भी एपिसोड से पहले उन्होंने कहा जी इसमें कोई शक नहीं है कि जनरल बाजवा साहब जनरल फैज़ हमीद की सपोर्ट से हम हुकूमत बना पाए और बाद में चलाते भी रहे। तो ख़ुद उस वक्त के तहरीक इंसाफ के लोग ये मानते हैं। तो जो पॉलिटिकल सरगर्मियों में मुलव्वस होना है, डीजीए से खुद फैसला करता है या सरबराह की अप्रूवल होती है? माजी में तो हमने देखा है कि जो कुछ होता रहा है वो आर्मी चीफ की मर्ज़ी के बगैर तो नहीं होता सर। मैं समझता हूँ कि मेरे से बेहतर आप ये चीज़ समझ सकते हैं, पर अगर आपने देखा होगा कि जनरल आसिम मुनीर के आने के बाद भी जनरल फैज़ कितने एक्टिव थे और आखिरी टाइम तक जब तक वो ख़ुद सलाखों के पीछे नहीं गए तो किस तरह से वो इमरान ख़ान को भी मदद कर रहे थे, किस तरह से उनको फ़ोन की सहूलत दी जाती थी, किस तरह से उनकी मुलाकातें कराई जाती थी। तो इनका पावर तो जो है वो आपके सबके सामने था। तो ये तो बेहतर है, मैं समझता हूँ फ़ौज के लिए ही ये सोचना, ये समझना, और फ़ौज ही ये फ़ैसला करेगी कि इनको कैसे आगे बढ़ना है। पर जहाँ तक एक प्रेसिडेंट सेट हुआ है वो बहुत ही अच्छा हुआ है। और मैं समझता हूँ कि फ्यूचर में भी कोई जनरल, कोई डिक्टेटर अगर आएगा तो कम से कम ये ज़रूर सोचेगा कि उनके पास भी कभी ना कभी तो इंसाफ हुआ था। तो शायद इस डर से आगे जाके सियासी मुदाखलत कम हो, सियासी ज़्यादतियाँ कम हो, सियासी जमातों को जिस तरह से प्रेशराइज़ किया जाता था, लोग अरेस्ट किए जाते थे, शायद मैं उम्मीद अब रख सकता हूँ कि फ्यूचर में कुछ बेहतरी ज़रूर आएगी। नाज़रीन, प्रोग्राम एक छोटा सा ब्रेक, वापस आते हैं, गुफ्तगू के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे। प्रोग्राम में एक बार खुश आमदेद। सेनेटर हिमायत मोहम्मद साहब, इनफैक्ट ये जो बात हम कर रहे हैं कि एहतसाब का जो एक नया सिलसिला शुरू है, आपको लगता है कि बड़ा जेन्युइन है और फ़ौज ने गोया कि अब फैसला कर लिया है कि उनके अपने लोग भी होंगे, जिस रैंक पे भी होंगे, अब उनको नहीं बख्शा जाएगा? या अगेन एक जो नुक्ता बार बार लोग उठाया जा रहा है कि क्योंकि बानी पीटीआई को भी इस केस में कहीं सज़ा देनी है तो लिहाजा ये बैलेंसिंग एक्ट है और उसकी बुनियाद पे ही साबिक DGSI को गोया कि सज़ा दी गई है। आपको लगता है कि जी अब इस्टेब्लिशमेंट की सोच में बदलाव आ गया है, जी इनफ इज़ इनफ, अब लोग अपने दायरे में रह के काम करेंगे और कोई जो है वो आइन और कानून और किसी एक्ट की खिलाफ वर्जी नहीं करेंगे? देखें, अभी बात हो रही थी मरियम नवाज साहिबा की डेमोक्रेसी के लिए जो जंग कर रही थी, तो मुझे तो थोड़ी सी हंसी आ गई थी
वो जो उनके जलसों की जो बात हो रही थी, वही जलसे थे ना जिसमें वो वर्दी वाले नारे थे, ये वही वाले जलसे थे ना। ये वही सब लोग जी हैं जिन्होंने फौज के लिए जितनी इन लोगों ने फौज को के लिए गलत अल्फाज, गलत बातें की हैं, आज तक किसी बंदे ने, किसी पॉलिटिशियन ने, किसी पॉलिटिकल पार्टी या सच ने इतने नहीं किए जितने ये पीएमएलएन वालों ने किए। ना इन्होंने कभी अदलिया की इज्जत की है, ना कभी इन लोगों ने फौज की इज्जत की है। सबसे ज्यादा चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ इन्होंने लगवाए हैं और सबसे ज्यादा प्रॉब्लम्स इनके थ्रू होते रहे हैं। अब बात आ जाती है, देखिए सीधी सीधी बात यह है कि मुझे नहीं पता कि मेरी ये बात करने से नुकसान होता है या नफा होता है मेरा, मुझे उसका नहीं पता, लेकिन कम से कम आप लोगों के सामने, आवाम के सामने बैठ के झूठ नहीं बोल सकता जी यहाँ पे। मैंने अपनी कब्र में जाना है, इन दोनों ने अपनी अपनी कब्र में जाना है, हर एक ने वो करना है। देखिए पॉलिटिक्स में और फौज में एक बेसिक फर्क है। फौज में जो एक कमांड होती है उस वो जब तक अपने, और इस लेवल पे वो जब तक अपने हेड से ना पूछे वो बात आगे नहीं जाती। पॉलिटिक्स में आप किसी भी लेवल पे कर सकते हो। मतलब एक एएसपी है, वो बगैर एसपी के या एक एसपी है वो बगैर डीआईजी के, एक डीआईजी है बगैर आईजी के, अगर वो किसी बड़े शख्स के ऊपर हाथ डाल रहा होगा तो ये मान नहीं सकता कि वो आईजी को इन कॉन्फिडेंस ना ले। इसी तरीके से अगर ये कहते हैं कि एक डीजीआईएसआई जो है वो इंडिपेंडेंटली जी काम कर रहा है, तो क्या आज का डीजीआईएसआई इंडिपेंडेंटली काम कर रहा है, या वो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ या आजकल जो नया पोस्ट है उस लिहाज से जो अगर वो उनसे पूछ के वो करते या नहीं करते। उनके कमांड, चेन ऑफ कमांड इज वेरी स्ट्रांग। मैं आपको दोबारा बता रहा हूँ, ख्वाजा आसिफ साहब का बयान सुन लें। ख्वाजा आसिफ साहब ने कहा है कि जनरल फैज और जनरल बाजवा, मौलाना फजलुर रहमान ने कहा है जनरल फैज और जनरल बाजवा, मियां नवाज शरीफ साहब ने कहा है जनरल फैज और जनरल बाजवा। अभी आप इमरान इस्माइल साहब की बात कर रहे थे, उन्होंने कहा है जनरल फैज और जनरल बाजवा। बिलावल भुट्टो ने कहा था जनरल फैज और जनरल बाजवा। हर एक ने कहा है जनरल फैज और जनरल। हाउ कैन यू आइसोलेट जनरल बाजवा फ्रॉम दिस? हाँ, अगर आपका दायरा ऐसा है कि आप वो दायरा छोटा बड़ा करके जिस पे फिट आता है, मतलब मैं और आप साथ साथ खड़े, लेकिन वो दायरा सिर्फ मेरे पाँव के इर्द गिर्द फिट आ जाए और आप बीच में से निकल जाए, तो फिर उन दायरों का मैं कुछ कर नहीं सकता, अनफॉर्चुनेटली। लेकिन इतना मैं जरूर बता दूंगा जी, नहीं मैं सही बात बता रहा हूँ ना, दायरा आपने बनाना है ना। अब आप दायरा कितना बनाते हैं, मतलब हम 6 लोग खड़े एक ही जगह पे खड़े हुए हैं, एक ही जगह पे, लेकिन वो दायरा मेरे इर्द गिर्द आ जाते हैं, बाकी आप लोग तीनों निकल जाते हैं बीच में से। तो यहाँ पे मैं एज अ ह्यूमन बीइंग, एज अ स्टूडेंट ऑफ साइंस, एज अ पाकिस्तानी या एज अ इंसान, मुझे इस चीज के ऊपर थोड़ा सा तशवीश होगी कि ये चीज मतलब इसके अंदर मुझे लगता है कि अदल भी नहीं है और इंसाफ भी नहीं है। पॉइंट टेकन सर, क्योंकि टाइम थोड़ा, तो मैं चाहूँगा कि शुमाइला साहबा से इसका जवाब लें। शुमाइला साहबा, फिर ये पिक एंड चूज़ क्यों? आपके पार्टी के सरबराह जब नाम ले रहे हैं उस वक्त के आर्मी चीफ का, तो फिर उन्हें भी आप ले आइए सारे अमल में। और मैं साथ में कुछ माजी से भी कुछ चीज़ें लेके आता हूँ। अजहर खान केस, जिसको सुप्रीम कोर्ट ने डिसाइड किया कि उस वक्त के आर्मी चीफ जनरल असलम बेग, उस वक्त के DGSI जनरल दुरानी, गोया कि एक सियासी जमात पीपल्स पार्टी का मैंडेट चुराने के लिए लोगों में रकूम तकसीम की, और रकूम लेने वालों में भी माशाल्लाह मियां नवाज शरीफ साहब भी शामिल थे। तो आप क्या समझती हैं कि आज बड़ा अच्छा मौका है, उस केस का जो फैसला है उस पर भी अमल दरामद हो जाना चाहिए? उसमें तो कहा गया है कि उन लोगों के खिलाफ मुकदमात बनाएं, उनसे जो कौमी रकूम है वो वापस ली जाएं। देखिए, हमने हमेशा रूल ऑफ लॉ की बात की है। अगर असगर केस जो है अगर वो रीओपन होता है, खुलता है, तो हमें तो कोई एतराज नहीं है। देखिए, उन्होंने, उनका जो इल्जाम है, पर नवाज शरीफ साहब को किसी किस्म के पैसों की जरूरत नहीं है। वो जिस फैमिली बैकग्राउंड से ताल्लुक रखते हैं वो आपको भी पता है और वो पूरी दुनिया जानती है। दूसरी बात यह है कि हमारी कोई कमजोरी नहीं है। जो केस खुलना है खुल जाए,
आप बेहतर है कि अगर ये शफाफियत के साथ नहीं, इस उस पे मुल्क तो में फैसला आ चुका है, ठान ही उसमें लिया फैसला है। आ चुका है शुमाला साहब, मुझे उस पे मालूम फैसला आ है, चुका है मुझे मालूम जिसमें उस है, वक्त की मुझे इस्टेब्लिशमेंट मालूम ने है। ये और आप एतराफ़ किया कि हमने ड्रामों लोगों में की रकूम बात कर रहे तकसीम हैं की ना, थी और मियाँ साहब ने 60 लाख रुपए आप लिए थे उस उसकी वक्त। आप कितने लाख, सॉरी क्या कह रहे हैं? 60 लाख रुपए 90s की बात है, तो उन्होंने कहा कि उनको 60 लाख लिए थे, जिसकी रसीदें भी उस वक्त के जो मेहरान बैंक के थे यूनुस हबीब साहब ने वो सारी उस वक्त मेरा की ख्याल अदालत में है, जमा करवाई गई थी कि देखिए लोगों को इससे, पैसे। देखिए ये मामला सब जुडिस नहीं है, इस पे फैसला आ चुका है और इस पे अमल दरामद की जी आप जो बात कर रहे हैं कि ये केस को भी खुल जाना चाहिए और इसके ऊपर भी अमल दरामद होना चाहिए। तो बात ये है कि मुझे तो ये सुनकर भी वैसे माज़रत के साथ गो के मेरी वालिदा उस वक़्त पॉलिटिक्स में थी, लेकिन तारीख तो हमने भी पढ़ी हुई है। मुझे ये बात सुनकर ही हँसी आ रही है कि एक ऐसा शख्स जिसकी एक फैमिली बैकग्राउंड है, जो पैदाइशी तौर पे सोने का चम्मच लेके पैदा हुए हैं, उनको 60 लाख रुपए और एक इतनी बड़ी जमात का सरबराह है, उसको अब 60 लाख रुपया तक़सीम कर रहे हैं कि ये बंदर बाँट है, आप भी ले लें। और उसने कहा ठीक है, चुप करके मैं रख लेता हूँ। लेकिन मामला ये है क्योंकि इसके ऊपर एक फैसला आ चुका है और इसके ऊपर मैं बहुत ज़्यादा जो है वो बात इसलिए भी नहीं करना चाहती कि अगर हम शफ़ाफ़ियत पे यकीन रखते हैं, अगर इस पे अमल दरामद हो, हम अपने एहतसाब के लिए हाज़िर हैं। हमने तो वो भी एहतसाब के गोडा लिए जी अपने बहुत आप को बहुत पेश किया। बात सुनिए, हमने तो अपने आप को उस एहतसाब के लिए भी आगे जो है वो पेश किया जिसका हम पर फ़र्ज़ ही नहीं था। हमने तो वो कर्ज़ भी उतारे हैं जो सही। हम पे वाजिब नहीं थे। नाज़रीन, प्रोग्राम एक छोटा सा ब्रेक, वापस आते हैं, गुफ्तगू के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे। प्रोग्राम में एक बार खुश आमदेद। मैं चाहूँगा तैमूर साहब, इनफैक्ट हमने अपने प्रोग्राम की इब्तिदाई में जनरल ज़ियाउल हक का भी एक साउंड बाइट चलाया कि जिसमें उस वक्त की जमात यकीनी तौर पर पीपल्स पार्टी थी, जिसको नेशनल सिक्योरिटी के लिए थ्रेट करार दिया जा रहा था। कहा यह जा रहा था कि उनके लोग बाहर बैठ के पाकिस्तान के दुश्मनों के आलाकार बने हुए हैं। आज वही स्क्रिप्ट है, आज पार्टी बदली हुई है। तो आज आपको लगता है कि जो तहरीक इंसाफ के ऊपर इल्ज़ाम है कि वो कौमी सलामती के लिए सबसे बड़ा ख़तरा है और वो दुश्मनों के हाथों आलाकार बन के पाकिस्तान के लिए मुश्किलात पैदा कर रही है, बड़ा आपके ख्याल में जायज़ और जेन्युइन चार्जशीट है? बड़े दुख और अफसोस के साथ जो 9 मई के वाक़े हैं वो बड़े हमारी मेमोरी में ताज़ा पड़े हुए हैं। वो जो पिक्चर है हमारे माइंड में उस दिन की अभी तक हमारे सामने एक वीडियो की तरह चल रही है, जिसमें कोर कमांडर हाउस पे हमला, हमारे शहीदों की जो मॉन्यूमेंट्स हैं उनके साथ जो हरकतें की गई, तोड़ा फोड़ा गया। तो ये सब चीज़ें तो मेरे ख्याल से कोई ऐसी जमात तो नहीं करेगी जो मुहिब वतन हो। उसके बाद आपने अपने ही मुल्क को दुनिया भर में बदनाम किया, झूठे साइफ़र के पर्चे दिखाए आपने जो है सबसे ज़्यादा आपने अपनी इकॉनमी को नुकसान दिया। आपको याद है जब इनकी हुकूमत थी और कुछ सूबों में ये थे और कुछ सूबों में नहीं थे, उस वक्त इनकी ही वज़रा को कहा गया कि किसी तरह भी IMF का जो लोन है वो पाकिस्तान को नहीं मिलना चाहिए, जब तक ये भिखारी नहीं बनेंगे तब तक ये हमारे कंट्रोल में नहीं आएंगे। तो ये सब चीज़ें दुख और अफसोस के साथ, काश कि मैंने अपनी आँखों से और अपने कानों से देखी और सुनी ना होती तो शायद मैं इन चीज़ों पर भरोसा ना करता। वो ख़ान साहब की तकरीरें भी मुझे याद हैं। तो उन सब चीज़ों को आप कंपेयर नहीं कर सकते। राजी साहब, मैंने भी कुछ ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब का, शहीद का, आपकी बारी आएगी सर, बिल्कुल कहिएगा। तो लगाएं ना सर, फिर पाबंदी लगाएं, क्योंकि वक्त प्रोग्राम ख़त्म हो रहा है सर। तो तालपुर साहब फिर पाबंदी लगाएं उस जमात पे। देखिए जी, पाबंदी तो हम किसी जमात पे फेवर में नहीं, हम एक डेमोक्रेटिक जमात हैं। हम इन चीज़ों में बिलीव नहीं करते। हम मानते हैं कि बहुत ज़्यादती की इमरान खान ने, हम मानते हैं कि बहुत ज़्यादती की इन्होंने एज अ जमात के तौर पर हम पीपल्स पार्टी में रह के मेरे ख्याल से ऐसी गैर सियासी और गैर डेमोक्रेटिक डिमांड में हम कभी शामिल नहीं होंगे। नहीं होंगे। लास्ट वर्ड सेनेटर साहब आप कुछ। मैं सिर्फ तैमूर साहब को एक चीज़ याद दिलाना चाहता हूँ कि 1980s में एक जहाज अगवा हुआ था, जुल्फ़िकार वालों ने किया था। उसमें एक ब्यूरोक्रेट थे, उसको शहीद किया था और अपने लोगों को करना किया था। तो अगर आप ये कहना चाहते हैं कि वो सारी चीज़ें ठीक थी और वो सारी चीज़ें थी, देखिए आपको पूरी तरह पता है कि आप क्या कह रहे हैं, क्या नहीं कह रहे हैं। आपको अच्छे तरीके से पता है हिस्ट्री का। अगर आप उस हिस्ट्री को मसख़ करके बात बयान करना चाहते हैं
100 बिस्मिल्लाह, आप कर लें जो करना है। एंड में हिसाब किताब आपने भी अपना देना है, मैंने भी अपना देना है। अल्हम्दुलिल्लाह, मैं ना अपने लिए ना आपके लिए मैं झूठ नहीं बोलूंगा। एज सिंपल एज दैट। थैंक यू वेरी मच। बहुत शुक्रिया तमाम मेहमानों का। नाज़रीन, प्रोग्राम का यहीं पे अख्ताम करते, इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़।